एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ पैरेलल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस। तो पढ़ते हैं, चलिए। पैरेलल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो मान लीजिए आपके पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, लेट्स से ए, और ये एलिमेंट जो है ये डिसइंटीग्रेट होता है और कन्वर्ट हो जाता है बी में, और साथ के साथ ये साइमल्टेनियसली एक सी में कन्वर्ट हो जाता है। साइमल्टेनियसली ये सी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली ए से हम बी भी बना रहे हैं और ए से हम सी भी बना रहे हैं। अब ए से बी जो रिएक्शन है हमारे पास, इसका रेट कांस्टेंट हमें दिया हुआ है λ1 के बराबर, और ए से सी का जो रेट कांस्टेंट है वो λ2 के बराबर हमें दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट सब जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी एक इंस्टेंट पर हम ए का अमाउंट जो है कितना बचा है वो कैसे निकालेंगे, और हम इस पूरी रिएक्शन का हाफ लाइफ और मीन लाइफ भी देखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मैं मान लेता हूँ कुछ डेटा कि सबसे पहले t = 0 की यदि बात करें तो t = 0 पर हमारे जो वेसल है, रिएक्शन वेसल है, उसमें सिर्फ A प्रेजेंट है, B और C प्रेजेंट नहीं है इनिशियली। तो यहाँ पे यदि मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज की बात करूँ तो वो 0 के बराबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज की बात करें तो ये भी 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो किसके बराबर है, n0 के बराबर है। तो t बराबर 0 पर आपको ये डेटा दिया हुआ है, और किसी भी एक इंस्टेंट t = पर, किसी भी एक इंस्टेंट t = स्मॉल t पर मैं मान लेता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं Na के बराबर, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई t = t पर बचे हैं Nb के बराबर, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई t = t पर बचे हैं Nc के बराबर। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पर बचे हुए हैं इस रिएक्शन में। A से बन रहा है B और A से बन रहा है C। तो मैं A से B के लिए मैं रेट लॉ लिख सकता हूं। A से B के लिए मैं लिखूंगा फॉर रिएक्शन A से B हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ dNA/dt। ये क्या है बेटा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B dNB/dt इज इक्वल्स टू λ1 × Na। ये आराम से लिखा जा सकता है, सब लोग जानते हैं। सिमिलरली फॉर A to C के लिए लिखा जा सकता है माइनस ऑफ dNA/dt इज इक्वल टू dNC/dt इज इक्वल टू λ2 × Na। इसे लिखा जा सकता है। ये सब आप जानते हैं कि रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ कैसे लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, तो फर्स्ट लॉ में ये सब चीजें जो है सिखाई जाती हैं, और ओवरऑल केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग इसी चीज से होती है कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं। तो ए से बी में मैंने रेट लॉ लिखा, ए से सी में मैंने रेट लॉ लिख दिया है। अब देखिए बेटा, इनिशियली यदि मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की यदि बात करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है हमारे पास है n0 0 + 0। ये हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और फाइनल हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो Na, Nb और Nc के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे इस सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं वो कंजर्व रहने वाले हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज इनिशियली पहले कितने थे, 0 + 0 + n0, और अब कितने हमारे पास Nb + Nc + Na। ठीक है, Na + Nb + Nc के बराबर हैं, और वो किसके बराबर है, n0 के बराबर है। यदि मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है कांस्टेंट है, n0 के बराबर, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा आपके पास। तो 0 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dNb/dt प्लस dNc/dt प्लस dNA/dt। सिंपल मैंने यहां पे डिफरेंशिएट किया है, अब यहां पे जो dNb/dt है, dNb/dt आप ये कह सकते हैं किसके बराबर है, λ1 × Na के बराबर है, λ1 × Na के बराबर है, प्लस dNc/dt की यदि बात करें, dNc/dt ये किसके बराबर है, λ2 × Na के बराबर, λ2 × Na के बराबर है, λ2 Na, प्लस dNA/dt को आप इधर ले जाइए लेफ्ट में,
तो आपको मिलता है माइनस ऑफ dNA/dt। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि मेरी चतुराई जो है, मैंने क्या किया है कि मैंने इस पूरी इक्वेशन को Na के टर्म्स में ला दिया है। अल्टीमेटली मैंने इस पूरी इक्वेशन को Na की टर्म्स में ला दिया है। अब आप क्या करेंगे, जो Na वाले टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ ले जाएंगे और जो टाइम वाला जो फंक्शन है, टाइम के जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, समझ गए आप। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमको आता है कि Na वाली जो टर्म्स है उनको इस तरफ ले जाइए। तो माइनस ऑफ dNA/Na इज इक्वल टू आपको मिलेगा λ1 + λ2 इंटू dt। माइनस को भी आप इधर ले जाइए तो यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ λ1 + λ2 इंटू dt के बराबर। दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और मैं जानता हूं कि t = 0 पर, t बराबर 0 जब होता है, यानी इनिशियल सिचुएशन की यदि बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज की बात करें तो ये किसके बराबर है, n0 के बराबर है। और t = स्मॉल t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो na के बराबर हो जाते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को हमें करना है सॉल्व, इस इंटीग्रेशन को हमें करना है सॉल्व। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा dx/x लिखा है तो ln x आपको मिलेगा। so ln ऑफ na आपको यहां पे मिलेगा इंटीग्रेशन और इसका लिमिट लगाएंगे n0 से लेकर na तक इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ λ1 + λ2 और यहां पे dt का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको 0 से लेके t, 0 से लेके t। अब इसको और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा ln ऑफ na माइनस ऑफ ln ऑफ n0, एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूं मैं, माइनस ऑफ λ1 + λ2 इंटू t। अब ln m माइनस ln n एक प्रॉपर्टी होती है, इसका वैल्यू होता है ln m/n, तो इसे आप लिख सकते हैं ln ऑफ na/n0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ λ1 + λ2 इंटू टी, λ1 + λ2 इंटू टी। ठीक है, आखिर तक देखिए इसको। तो यहां पे आपको मिलेगा na/n0 इज इक्वल टू e इज रेज टू द पावर माइनस ऑफ λ1 + λ2 इंटू टी। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ln को जो है हटा के हम यहाँ राइट हैंड साइड में e की पावर में भेज सकते हैं। सबको ये आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रॉपर्टी क्या है। तो ln m माइनस ऑफ ln n ये होता है किसके बराबर, ln ऑफ m/n। और यहाँ पे यदि log आपको लिखा है log बेस b x इज इक्वल टू लेट्स से y के बराबर है तो x को लिखा जा सकता है b रेज टू द पावर y, x को लिखा जा सकता है b रेज टू द पावर y। ठीक है, ये है तो ये इसे लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली मैंने क्या लिखा है, ln ऑफ, ln का मतलब होता है log टू द बेस e और यहाँ पे लिखा है बेटा n a/n0 na/n0 और यहाँ किसके बराबर है वैल्यू, ये वैल्यू है λ1 + λ2 इंटू टी के बराबर। तो मैंने इस बेस को यहाँ पे ला दिया है तो मुझे na/n0 की वैल्यू मिल चुकी है। na/n0 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ λ1 + λ2 इंटू टी। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ से na यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज एट एनी जनरल टाइम t बराबर t इज इक्वल्स टू आपको मिलता है n0 e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ λ1 + λ2 इंटू टी। ठीक, तो ये आपको रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है। हेलो गाइस, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। तो अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है दिसंबर 26 को, 1 डे आफ्टर द क्रिसमस, और टेस्ट जो है स्टार्ट होगा 1 PM ऑनवर्ड्स। तो टाइम याद रखें। अब टेस्ट से फायदा क्या है, आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि स्टैंड अ चांस टू मीट एंड गेट इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से मिलने का एक शानदार मौका आपके पास है। ठीक है, तो एनरोल आप कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग में जो प्राइजेस हैं वो आप एक बार देख सकते हैं कि एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल वॉच, एयरपॉड और अमेजॉन इको डॉट और अमेजॉन के वाउचर जो हैं बहुत सारे यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप जो है पार्टिसिपेट करना ना भूलिए, अभी एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पे IIT-JEE का दिसंबर ऑफर है हमारे पास कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफर है। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 महीने का तो आपको 1 महीने का एक्सटेंशन फ्री उसमें मिलने वाला है। और यदि 18 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आइकॉनिक तो उसमें 2 मंथ का एक्सटेंशन फ्री आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो ऑफर है ये 22 दिसंबर तक वैलिड है। ठीक है, उससे पहले ही आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा यदि आप एक्सटेंशन फ्री में चाहते हैं तो। उसके बाद जो है कुछ बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। एज बैच है क्लास 11th के लिए, जो JEE एडवांस और JEE मेन 2023 एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है टीचर्स यहाँ पे होने वाले हैं।
उसके बाद स्ट्राइकर बैच जेई मेन और एडवांस 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, और उसके बाद एक्सीलेंस 2.0 बैच जो है वो क्लास 11th के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, और वो जेई मेन और एडवांस 2023 के लिए टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से, और आप यूएसपी जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्लास 11th का रिवीजन यहाँ पे होगा और क्लास 12th का प्रिपरेशन तो साथ में होगा ही होगा। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं, अंशुल सिंगल सर हैं, नीरज सर हैं, आशीष मिश्रा सर हैं, कपिल राणा सर हैं और सुरेश द्विवेदी सर हैं, और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 से, ये भी 22 से, ये भी 22 से स्टार्ट ये हो रहे हैं। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जेई 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, और ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। क्रिसमस के बहुत ही पावन अवसर पर ये स्टार्ट हो रही है 2 से लेकर 5 PM के बीच में, और इसमें जो आपका IIT JEE का रैंक प्रेडिक्टर होने वाला है, और क्यूरेटेड क्वेश्चंस होंगे जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं, और डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगी, जिससे आप बिना ज्यादा मेहनत करे आपको पता चल जाएगा कि यार इन एरियाज में मुझे मेहनत करने की जरूरत है, और आप फिर उन एरियाज पे मेहनत करके आपकी जो छोटी बहुत जो भी गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो एनरोल करिए इस टेस्ट सीरीज में, और कोड यहाँ पे यूज कीजिए NKC सर लाइव। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन कुछ ऐसी ही इक्वेशन है जैसे NA इज इक्वल टू N0 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी जैसी इक्वेशन है। अब ये सिमिलर टू ठीक है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन। अब ऐसा है क्यों? तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू फिर हम बताएंगे कि इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है और उसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए कि आप जो है एक फैक्ट्री के मैनेजर हैं। आप क्या हैं? एक फैक्ट्री के मैनेजर हैं। यू आर फैक्ट्री मैनेजर। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, लेट्स से रॉ जो है आपके पास प्लास्टिक जो है आपके पास प्लांट में प्रेजेंट है, और इस रॉ प्लास्टिक से आपकी जो फैक्ट्री है उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं बन रही हैं। लेट्स से रॉ प्लास्टिक से हम बना रहे हैं, लेट्स से शूज बना रहे हैं, और रॉ प्लास्टिक से जो है हम बना रहे हैं फोन भी बना रहे हैं, और इस रॉ प्लास्टिक से लेट्स से हम बना रहे हैं जैकेट्स। तो ये जो है रॉ प्लास्टिक से ये तीनों चीजें बन रही हैं, डेली बन रही हैं तीनों चीजें। इसके बनने का जो रेट है वो कुछ अलग है। लेट्स से 100 शूज जो है बन रहे हैं, 100 शूज पर डे जो है वहां का प्रोडक्शन है। और फोन्स की यदि बात करें तो लेट्स से 300 फोन्स जो हैं बन रहे हैं पर डेली, फोन्स पर डे। और जैकेट्स की यदि बात करें तो लेट्स से यहाँ पे 250 जैकेट्स जो हैं वो डेली बनाई जा रही हैं, जैकेट्स पर डे बनाई जा रही हैं। तो यहां से ये जो प्रोसेस है अलग रेट से हो रहा है, यहां से ये जो प्रोसेस है अलग रेट से हो रहा है, यहां से ये जो प्रोसेस है अलग रेट से हो रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि ये भी एक पैरेलल टाइप का डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहा है, माइनस द रेडियो एक्टिविटी। यहां पे कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। बट अब एज अ फैक्ट्री मैनेजर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो रॉ प्लास्टिक है ये कितने टाइम के बाद आधा भर हो जाएगा। मान लीजिए मैं ये इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं कि भाई इस रेट से प्रोडक्शन यदि हो रहा है तो कितने टाइम के बाद ये आधा हो जाएगा, या इसकी मीन लाइफ में कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं एज अ फैक्ट्री मैनेजर क्या करूंगा, मैं क्या चाहता हूं एज अ फैक्ट्री मैनेजर, मैं चाहता हूं कि रॉ जो मटीरियल है, मुझे कोई मतलब नहीं यार ये क्या क्या बना रहे हो, इससे कुछ भी बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बताओ कि रॉ मटीरियल से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, रॉ मटीरियल से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा कि हम कितने प्रोडक्ट जो है वो बना पा रहे हैं, या कितने टाइम के बाद ये रॉ मटेरियल आधा रह जाएगा, या कितने टाइम के बाद ये रॉ मटेरियल 1/4 रह जाएगा। ये चीजें जो हैं एज अ मैनेजर मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल सिमिलरली इस इक्वेशन पे आ जाइए, इस इक्वेशन में A से B बन रहा है, A से C बन रहा है, तो मैं इस रिएक्शन को जो है लिख सकता हूं एक सिंगल रिएक्शन की फॉर्म में कि A जो है वो बना रहा है प्रोडक्ट, A बना रहा है कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट में कौन है, B भी है और C भी है, B भी है C भी है। तो इस रिएक्शन का इक्विवेलेंट रिएक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, इसका रेट कांस्टेंट λ1 था, इसका रेट कांस्टेंट λ2 है, इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं λ इक्विवेलेंट है।
यहां पर जो हमें एन नॉट की वैल्यू मिल रही है इस रिएक्शन में, वो एन नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एन नॉट एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। और यहाँ पर वैल्यू क्या आती है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर वैल्यू आती है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज ये हमारे पास ओरिजिनल रिएक्शन का रेट लॉ है और ये हमारे पास इक्विवेलेंट रिएक्शन का रेट लॉ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा जो इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब यदि यहाँ पे मैं लिखूं कि लैम्डा इक्विवेलेंट जो है इसे टी हाफ की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट कि टी हाफ जो होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहां से लैम्डा को लिखा जा सकता है, लैम्डा को लिखा जा सकता है ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, टी हाफ इसे लिखा जा सकता है। तो मैं इस इक्वेशन को आगे ले जा रहा हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि लैम्डा इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है हमारे पास थी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर, इसे मैं लिख सकता हूं ln2 डिवाइडेड बाय हम इसको लिख सकते हैं टी हाफ इक्विवेलेंट, टी हाफ इक्विवेलेंट इसे लिखा जा सकता है, टी हाफ इक्विवेलेंट इसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ प्रोडक्ट नंबर 1, टी हाफ ऑफ प्रोडक्ट नंबर 1 या रिएक्शन नंबर 1 में टी हाफ कितना है, प्लस ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ रिएक्शन नंबर 2। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे हाफ लाइफ के लिए लिखा है वही हम यहाँ पे मीन लाइफ के लिए भी लिख सकते हैं। फॉर मीन लाइफ वी कैन राइट 1 अपॉन टी मीन इक्विवेलेंट, टी मीन इक्विवेलेंट is equals to 1 upon T mean of reaction number 1 plus 1 upon T mean of reaction number 2। तो यहाँ ln2 से ln2 कैंसिल आउट हो जाता है और आपको मिलता है 1 upon T half equivalent is equals to 1 upon T half 1 plus 1 upon T half 2, और सेम रिलेशन जो है हम मीन लाइफ के लिए भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी मीन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी मीन 1 प्लस 1 अपॉन टी मीन 2। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें यदि लैम्डा इक्विवेलेंट पता चल चुका है तो मैं एन ए की वैल्यू जो है किसी भी समय पर निकाल सकता हूँ, मैं एन ए की जो वैल्यू है वो किसी भी समय पर निकाल सकता हूँ। ठीक है, समझ गए आप। अब इस पे बेस्ड जो है एक छोटा सा सवाल जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे हम करेंगे, जिससे हमारे फॉर्मूला जो है अप्लाई करना हमको आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये A है और A कन्वर्ट होता है लेट्स से B में और इसका रेट कांस्टेंट लैम्डा के बराबर है, और ये कन्वर्ट होता है C में जिसका रेट कांस्टेंट लेट्स से जो है 2 लैम्डा के बराबर है। ये लैम्डा और ये 2 लैम्डा के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है, सबसे पहला पार्ट, फाइंड टाइम in which A becomes half of its initial value, ये आपसे पूछा गया है, इनिशियल वैल्यू। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया है कि फाइंड हाफ लाइफ ऑफ A, हाफ लाइफ तो पूछ लिया, मीन लाइफ हमें बतानी है कि मीन लाइफ बताइए A की कितनी होगी, मीन लाइफ बताइए A की कितनी होने वाली है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक आना चाहिए कि हम करते क्या हैं, कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है A से B और A से C जो साइमल्टेनियसली हो रही है, हम इस रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल रिएक्शन में। A से बन रहा है प्रोडक्ट और जिसका लैम्डा जो है लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट को लिखा जा सकता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट 3 लैम्डा के बराबर। तो बस हमें एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन मिल चुकी है कि A से जो है प्रोडक्ट बन रहा है जिसका रेट कांस्टेंट 3 लैम्डा के बराबर है। तो हाफ लाइफ की वैल्यू जिस टाइम में उसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं आधे रह जाते हैं उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। तो हाफ लाइफ को लिख सकते हैं ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 3 लैम्डा, यहाँ पे लिखा जा सकता है। चाहे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं।
आपसे दूसरे वाले पार्ट में मीन लाइफ पूछा गया है, तो मीन लाइफ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास? टोटल मीन लाइफ कैसे निकालेंगे? 1/λ इक्विवेलेंट, 1/λ इक्विवेलेंट 3 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो समझ के, ज्यादा कोई मुश्किल काम यहाँ पे नहीं करना है। जो चीज आपको पूछी गई है उसे आप बता सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि ये ऐसी जो रिएक्शन होगी जो साइमल्टेनियस जो है वो पैरेलल फॉर्म में जो है डिके हो रहा है, तो उसको आपको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ए जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, और उसका जो इक्विवेलेंट रेट कांस्टेंट है, इक्विवेलेंट जो रेट कांस्टेंट है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों का समेशन कर देंगे, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, आपको 3 लैम्डा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे आप ऐसे सवाल। अब चलते हैं आगे। तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि द मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर 1620 ईयर्स एंड 405 ईयर्स। तो ये आपको मीन लाइफ दी हुई हैं दो सब्सटेंसेस की फॉर अल्फा एंड बीटा इमिशंस रेस्पेक्टिवली, यानी कि जब वो एलिमेंट अल्फा इमिशन करता है तो उसकी हाफ लाइफ है 1620 ईयर्स, और जब वो बीटा इमिशन करता है तो उसकी हाफ लाइफ है 405 ईयर्स के बराबर respectively. Find out the time during which 3/4 of the sample will decay both by alpha emission and beta emission simultaneously. यदि वो अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली इमिट करता है तो बताइए कितने टाइम के बाद उसका 3/4 जो कॉन्सेंट्रेशन है, 3/4 जो सैंपल है वो डिके हो जाएगा, यानी 1/4 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो एग्जाम्पल है ये पैरेलल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है कि पैरेलली यानी कि एक साथ जो है ये सैंपल जो है डिके हो रहा है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में। तो मैं मान लेता हूं कि सैंपल जो है ए है और वो कन्वर्ट होता है ए बी में और सी में, ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकलता है और यहाँ पे बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल यहाँ पे निकलता है। ठीक बात। इसके बाद यहाँ देखिए कि हमें ये बताना है, इसके बारे में बताना है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इसको 3/4 डिके होने में, 3/4 डिके होने में कितना टाइम इसको लगने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पूरी रिएक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे एक सिंगल रिएक्शन में कि ए जो है बना रहा है प्रोडक्ट, ए बना रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे, और इसका जो रेट कांस्टेंट है मैं मान लेता हूँ लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर है, इसका रेट कांस्टेंट लैम्डा 1 के बराबर मान लेता हूँ, इसका लैम्डा 2 के बराबर रेट कांस्टेंट मान लेता हूँ। और ये बात हमने सीखा है अभी कि लैम्डा इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर ये होती है। अब इस लैम्डा इक्विवेलेंट को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/t हाफ इक्विवेलेंट, 1/t हाफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/t हाफ 1 प्लस 1/t हाफ 2। और यही बात जो है हम मीन लाइफ के लिए भी लिख सकते हैं। सारे फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूं आपको कि 1/t मीन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/t मीन 1 प्लस 1/t मीन 2, 1/t मीन 2। तो 1/t मीन को मैं लिख सकता हूं कि ये लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर है, और ये हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे मीन लाइफ आपको दी हुई है 1620 ईयर्स प्लस 1/405 ईयर्स। अब इसे एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 405 को मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1620 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 1/405, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/4 प्लस 1 के बराबर। तो याद आता है आपके पास 5/4 के बराबर, सो इट्स 5/4 इंटू 1/405। सो 5 से गया 8 बार, एक बार 8, 40, 1, 5, तो मिल जाता है आपको 1/4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 325 ईयर्स इनवर्स के बराबर, ईयर रेज़ टू द पावर -1 के बराबर आपको लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है। अब हमारा सवाल यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। हमसे पूछा गया है कि कितने समय के बाद ये 3/4 जो है डिके हो जाएगा, 3/4 ऑफ द सैंपल विल डिके। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि t इज इक्वल्स टू 1/λ ln n कितना था अपॉन कितना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं nt इज इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू द पावर -λt, दोनों एक ही बात है। तो टाइम हमें निकालना है, 1/λ की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 324 ईयर्स के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 324, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ln n0 का मतलब होता है कितने थे, तो मैं मान लेता हूँ कितने थे, n0 के बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे,
और कितने बचे हैं, 3/4 डिके होने के बाद 1/4 बचा है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं n0/4 इसे लिखा जा सकता है। सो इट विल बी इक्वल टू 324 इंटू ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिलता है यहाँ पे log 4 को लिखा जा सकता है 2 log 2 से, 2 log 2 इसको लिखा जा सकता है। तो याद आएगा आपके पास 324 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपको ईयर्स में आंसर मिल जाता है, आपको टाइम मिल जाता है ईयर्स में, टाइम इन ईयर्स आपको यहाँ से मिल जाता है। यदि आप और ज़्यादा दिमाग लड़ा लेते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो आधे हो जाते हैं एक हाफ लाइफ में, आधे हो जाते हैं एक हाफ लाइफ में, और उसके बाद इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा एक और हाफ लाइफ में। तो एक हाफ लाइफ और एक और हाफ लाइफ यानी कि 2 हाफ लाइफ में ये जो है आधे, ये 1/4 जो है रह जाने वाले हैं, 3/4 इनका डिके हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 2 टाइम्स t हाफ हो जाएगा, विच इज 2 टाइम्स ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ln2 डिवाइड बाय लैम्डा हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।